गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम पहुंच चुके हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 6 के लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 4 तक की हमने बात कर ली है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई, लवणीय एवं क्षारीय मृदा का निर्माण। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं हेडिंग को। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका लवणीय एवं क्षारीय मृदा की मिट्टी जो लवणीय एवं क्षारीय हो रही थी उसमें कौन कौन से स्टेप काम में आते हैं, कितने स्टेप में आपकी लवणीय मृदा या आपकी क्षारीय मृदा बनती है। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सिग्मोंड। ठीक है ना, आपको दिख भी रहा है यहाँ पर डी सिग्मोंड। उसने क्या बताया कि भाई जो आपकी मिट्टी लवणीकरण या जो क्षारीयकरण होता है वो आपका निम्नतम 4 स्टेप में होता है। ठीक है ना, इसके 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेप में देखते हैं पहले। ठीक है, देखो डॉक्टर सिग्मोंड का ये कहना था कि जो नमकीन भूमि का मतलब वही लवणीय भूमि। ठीक है ना, नमकीन भूमियों के विकास में 4 प्रावस्थाएं होती हैं। पहली प्रावस्था में क्या होता है, नमक एकत्रित होते हैं, यानी सॉल्ट का जमाव होता है, सॉल्ट एकत्रित होता है। ठीक है, दूसरी प्रावस्था में नमक से क्षारीय लवणों का निर्माण होता है। नमक से क्या है, जो आपके बेसिक सॉल्ट है उनका आपका निर्माण होता है। ठीक है, तीसरी प्रावस्था में क्या होता है, प्राकृतिक या कृत्रिम निक्षालन द्वारा ये जो सॉल्ट है वो घुल जाते हैं। निक्षालन क्या होता है, लवणों का पानी में घुलना। ठीक है ना, तो ये काम आपका प्राकृतिक भी हो सकता है, यानी बरसात के द्वारा भी हो सकता है, या कृत्रिम आपने सिंचाई की हो तो उसके द्वारा भी निक्षालन आपका हो सकता है। ठीक है, चौथा स्टेप क्या है, चौथे प्रावस्था में लवणों का निम्नीकरण होता है। अब निम्नीकरण क्या है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है ना, न्यूनीकरण निम्नीकरण सब कुछ आने वाला है। ठीक है, अब देखो ये 4 स्टेप बताए थे भाई, क्या बताया, पहले स्टेप में तो क्या होगा, लवण एकत्रित होंगे। दूसरे स्टेप में क्या होगा, नमकों से क्षारीय लवणों का निर्माण होगा। तीसरे में क्या होगा भाई, निक्षालन होगा, या तो प्राकृतिक निक्षालन या कृत्रिम निक्षालन होगा। चौथे स्टेप में क्या होगा, चौथे स्टेप में लवणों का निम्नीकरण होगा। ये 4 स्टेप होंगे। ये वैज्ञानिक किसका कहना था, डी सिग्मोंड का कहना था। लेकिन इसके बाद में एक वैज्ञानिक और आए, उनका नाम था कैली। कैली ने क्या कहा कि भाई जरूरी नहीं है कि ये आपके चारों स्टेप क्या है क्रम वाइज हो, यानी ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपका कोई स्टेप पहले हो जाए और पहले वाला स्टेप आपका बाद में हो जाए। यानी ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो निक्षालन है वो पहले हो जाए और उसके बाद में लवणों का जमाव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो चौथा स्टेप है आपका लवणों का निम्नीकरण वो हो जाए और उसके बाद में आपका दूसरा स्टेप हो। तो इन जो स्टेप हैं, जो ये प्रावस्थाएं, इनका क्रम आगे पीछे भी हो सकता है, यानी ये क्रमशः नहीं है, ये बदल भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखो बात करते हैं अगली। देखो देखो यही पैराग्राफ आ गया, कैली, और इनका डेट ऑफ क्या दे रखा है भाई, डेट ऑफ बर्थ 1951। 1951 में इन्होंने क्या बताया भाई कि ये आवश्यक नहीं है कि क्षारीय भूमि के निर्माण में सदैव ये प्रावस्थाएं इसी क्रम में हो, इसी ऑर्डर में हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, उनका मत है कि कभी कभी ये प्रावस्थाएं उल्टी दिशा में भी हो सकती हैं, यानी चौथी प्रावस्था आपका पहला भी हो सकती है, तीसरी प्रावस्था आपकी दूसरी हो सकती है, दूसरी तो आपकी तीसरी हो जाएगी, और पहली प्रावस्था है वो आपकी चौथी भी हो सकती है, यानी इनका क्रम कैसा है, आपका उल्टा भी हो सकता है। ये बात किसने बोली भाई, कैली नामक वैज्ञानिक ने बोली। अब पढ़ते हैं लवणीकरण। लवणीकरण को इंग्लिश में क्या बोला है भाई, सैलिनाइजेशन। ठीक है ना, ये इंग्लिश भी वर्ड याद रखना, आपको लवणीकरण ना देखे वो हिंदी में लिख दे सैलिनाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि सैलिनाइजेशन का मतलब भी क्या है, लवणीकरण है। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या है भाई, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से मुक्त हुए लवण मिट्टी में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों से जो भी सॉल्ट आपके मुक्त होंगे, जो भी लवण आपके फ्री हुए हैं, वो आपके कहां मिलेंगे भाई, मिट्टी में मिलेंगे। ठीक है, शुष्क क्षेत्रों की मिट्टी में सेल्स, बालू, पत्थर, ग्लेशियर तथा हवा द्वारा लाए गए पदार्थों के द्वितीय विक्षेपों के कारण भी लवण पाए जाते हैं। इनमें विशेषकर शेल्स में काफी मात्रा में विलेय लवण होते हैं। ठीक है, और इनके अलावा कौन कौन से पदार्थ, एक सेकेंड, इनके अलावा और कौन कौन से पदार्थ आपको मिल सकते हैं, एक सेकेंड, इसका क्रम में जमा लेता हूं आपके लिए। क्रम इसका आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। 6वें पर चल रहे थे हम, और टॉपिक हाँ लवणीकरण। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने, आगे की बात क्या बोली इन्होंने, एक बार मैं आपको टिक करके बता देता हूं। देखो जो शुष्क क्षेत्र की मिट्टी है, जहां पर बरसात कम है, उस मिट्टी में क्या क्या हो सकता है भाई, शेल्स हो सकते हैं, बालू पत्थर हो सकता है, ठीक है ना, रेतीला पत्थर, ग्लेशियर हो सकता है उसमें, और हवा के द्वारा लाए गए द्वितीय विक्षेपों के कारण भी लवण पाए जाते हैं। यानी जो शुष्क क्षेत्र की मिट्टी है उसके अंदर आपके आग्नेय चट्टानों से जो आपके लवण आए थे, उनके अलावा आपके शेल से लवण आ सकते हैं, बालू पत्थर से आ सकते हैं, और हवा के द्वारा भी कई तरीके के आपके क्या है, सॉल्ट एकत्रित हो सकते हैं। ये बात बताई थी। ठीक है ना, आगे क्या बोला, ज्वालामुखी के जो गैसीय उद्गार है, ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है तो उसमें से कई तरीके की विषैली आपकी गैसें भी निकलती हैं। ठीक है ना,
तो गैसीय उद्गारों के कारण भी मिट्टी में क्लोराइड और सल्फेट आते हैं। तो जो ज्वालामुखी के फटने से जो गैसीय आपका लावा निकलता है, जो गैसीय आपके जो केमिकल्स निकलते हैं, जिनको क्या बोला है भाई, गैसीय उद्गार बोला है, जिनको क्या बोला है, गैसीय उद्गार। तो इनमें क्या होते हैं, क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, तो ये भी आके आपके मिट्टी में जमा हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बात बोली, जब इस प्रकार के लवण, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं जिससे अपन को पढ़ने में आसानी रहे। आगे क्या बोला है कि जब इस प्रकार के लवण मृदा में एकत्रित होने लगते हैं तो यह क्रिया आपकी क्या कहलाती है, लवणीकरण कहलाती है। तो लवणीकरण का सीधा सीधा मतलब यही है कि मिट्टी के अंदर आपके लवण का एकत्रित होना, मिट्टी के अंदर सॉल्ट का एकत्रित होना, इसी को हम क्या कहेंगे, लवणीकरण कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखना भाई, आगे क्या बोला है इन्होंने कि जो शुष्क क्षेत्र है, जहां पर बरसात कम होती है और वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वहां पर निक्षालन द्वारा लवण ऊपरी सतह से अधिक नीचे नहीं जा पाते, क्योंकि निचली सतह कड़ी परत बन जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, नीचे की परत कड़ी बन जाती है, तो जो सॉल्ट है आपके वो ज्यादा नीचे नहीं जा पाते। तो होता क्या है, जब वाष्पीकरण की घटना होती है तो वो साल्ट आपके वापस कहां आ जाते हैं, मिट्टी की ऊपरी सतह में आ जाते हैं। तो यही बात बोलिए, निक्षालन द्वारा लवण ऊपरी सतह से अधिक नीचे नहीं जा पाते हैं, और इस प्रकार लवणीकरण की क्रिया इन दशाओं में बहुत शीघ्र होती है। कैसी दशा, जहां बरसात कम हो और वहां पर आपका गर्मी ज्यादा पड़े, जिससे वाष्पीकरण आपका ज्यादा हो। ठीक है, अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इसके अतिरिक्त सिंचित क्षेत्रों में अत्यधिक परंतु अधिक समय के अंतर से सिंचाई करने के कारण लवणीकरण होता है। अगर आपने सिंचाई करने में अधिक अंतर रखा है तो भी वहां पर क्या होता है कि जो मिट्टी की परत है उसके ऊपर आपके सॉल्ट एकत्रित होते रहते हैं। तो जब आपका पानी आप नहीं देते हो, सिंचाई नहीं करते हो, तो वहां पर मिट्टी की ऊपरी सतह में एक कड़ी परत बन जाती है, एक परपटी सी बन जाती है। आप भी देखते हो ना, बरसात का पानी जब सूख जाता है तो मिट्टी के अंदर गहरी गहरी दरारें और ऊपर परपटी सी जम जाती है। तो वो परपटी किसकी होती है भाई, सॉल्ट की होती है, लवण की होती है। ठीक है, देखो आगे यही बात इन्होंने बोली है, पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं अपन। परंतु अत्यधिक समय के अंतर से सिंचाई करने के कारण लवणीकरण होता है। ऊपरी सतह का पानी वाष्पीकरण द्वारा वाष्पित हो जाता है और वह सतह शुष्क हो जाती है। तो पानी तो वाष्पीकरण द्वारा वाष्पित हो गया, लेकिन जो नीचे की परत है वो शुष्क हो जाएगी, कड़ी हो जाएगी, दरारें पड़ जाएंगी, परपटी पड़ जाएगी। ठीक है, जब मृदा केशिकाओं द्वारा नीचे की सतहों से लवणों की परपटी भूमि की सतह पर जमने लगती है। लवणीकरण की क्रिया के प्रारंभ में सोडियम के लवण अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, जो प्रारंभ में जब ये क्रिया होती है तो वहां पर कौन से साल्ट आपके ज्यादा मिलते हैं भाई, सोडियम के साल्ट ज्यादा मिलते हैं। और आपको पता है कि जो क्षारीय मिट्टी या क्षारीय भूमि का निर्माण करने में जो महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करता है वो कौन सा आयन है भाई, सोडियम का है। ठीक है ना, सोडियम के कारण आपकी जो मिट्टी है वो प्रबल क्षारीय बनती है। आगे क्या बोला है हमने कि जो कैल्शियम कार्बोनेट और जो कैल्शियम सल्फेट है वो पानी के अंदर कैसे होते हैं भाई, कम सोल्यूबल होते हैं, इसलिए ये धीरे धीरे संचित होते रहते हैं। तो सोडियम तो आपका संचित ज्यादा होगा, और इसके अलावा अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट और किसकी बात करूं, कैल्शियम सल्फेट की बात करूं, तो ये पानी के अंदर कम घुलनशील है। इस वजह से इनका जो संचयन है, जो इनका जमाव है, जो एकत्रित होते हैं वो धीरे धीरे एकत्रित होते हैं। समझ गए बात को, ये तो हो गया आपका लवणीकरण। अब बात करते हैं क्षारीयकरण की। अब किसकी बात करेंगे भाई, क्षारीयकरण की। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एल्केनाइजेशन। क्या बोलेंगे, एल्केलाइजेशन। ठीक है ना, देखो एल्केलाइजेशन में क्या होता है, भस्म विनिमय की क्रिया में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि विनिमय धनायनों के साथ सोडियम भी मृदा में कॉलॉइडी कणों पर अधिशोषित हो जाता है। क्या बात बोल रहा है, एक बार दोबारा से देखो क्या बात बोली इसने, कि जब क्षारों का विनिमय होता है, भस्म विनिमय क्या है, क्षारों का विनिमय। ठीक है ना, तो इसकी क्रिया में आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम आदि विनिमय धनायनों के साथ सोडियम भी मृदा कॉलॉइडों पर अधिशोषित हो जाता है। तो जब आपके ये बाकी के धनायन अधिशोषित होते हैं, कौन कौन से, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो इनके साथ में कौन से आयन का जमाव हो जाता है भाई, कौन सा आयन अधिशोषित हो जाता है, सोडियम आयन भी अधिशोषित हो जाता है। और आपको पता है कि क्षारीयकरण, क्षारीय भूमि को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका सोडियम की ही होती है। ठीक है, आगे देखो, जैसे जैसे मृदा विलयन में सोडियम का सांद्रण बढ़ता है, जैसे जैसे मिट्टी के अंदर सोडियम के आयन जो है वो अधिशोषित होने लगेंगे, वह कॉलॉइडी कणों पर दूसरे धनायनों को वहां से प्रतिस्थापित करता रहता है। तो जैसे ही मिट्टी के कॉलॉइडी कण पर सोडियम आया तो वो सोडियम क्या करेगा, दूसरे जो आपके कॉलॉइड्स कण हैं उन पे भी क्या है, बाकी के आयनों को प्रतिस्थापित कर देगा, और सोडियम वहां पर जाके क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा। यानी जो बाकी धनायन है उनको रिप्लेस कर
करता रहेगा और उनकी जगह आके कौन बैठ जाएगा, सोडियम आके बैठ जाएगा, मतलब इकट्ठा वहां पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मिट्टी कैसी बनने लगेगी, क्षारीय बनने लगेगी। यही बात बोलिए, आगे चित्र से भी इस चीज को समझाऊंगा। अब यहां देखो, वह कोलॉइडी कणों पर अधिशोषित दूसरे धनायनों को वहां से प्रतिस्थापित करता है और इस प्रकार मृदा अधिकाधिक क्षारीय होती रहती है और इससे मिट्टी वापस क्या है, बहुत ज्यादा क्षारीय हो जाती है। अब देखो डायग्राम जो नीचे रिएक्शन है, इन रिएक्शन से भी हम इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। देखना भाई रिएक्शनों को, पहले देखो क्ले के ऊपर कौन अधिशोषित है, कैल्शियम है, सोडियम आपको दिख रहा है मृदा विलयन में। ठीक है, ये क्या आएगा, यहां से सोडियम आएगा, 2+ है तो हटाने के लिए 2+ ही चाहिए, कैल्शियम 2+ है ना, तो इसको प्रतिस्थापित करने के लिए 2 ही प्लस चाहिए और 2+ किसके पास है, आपके सोडियम के पास है। तो सोडियम इधर आया, कैल्शियम को यहां से रिमूव किया, तो देखो ये धनायन आपका हट गया और क्ले के ऊपर आके कौन अधिशोषित हो गया, सोडियम आयन। अब इसी तरह अगर क्ले के ऊपर मैग्नीशियम आयन है तो दोनों के दोनों सोडियम आके इसके ऊपर क्ले के ऊपर अधिशोषित हो जाएंगे, यहां से मैग्नीशियम को क्या कर देंगे भाई, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्ले के ऊपर सोडियम का जमाव होता है और मिट्टी आपकी अधिकाधिक कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। समझ में आ गई बात। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक निकल के आता है वो क्या है, आधिक्य लवणों का न्यूनीकरण। ठीक है ना, आधिक्य लवणों का न्यूनीकरण यानी डीसैलिनाइजेशन। जो लवणीकरण हुआ था अब वो आपका वापस अगर अपनी इनिशियल कंडीशन में चला जाए, प्रारंभिक अवस्था में चला जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीसैलिनाइजेशन, यानी लवणीकरण का हटना, उसको ही क्या बोलेंगे, डीसैलिनाइजेशन। ठीक है, देखो इस क्रिया में पूर्व में एकत्रित लवणों का आधिक्य निक्षालन द्वारा नीचे की सतहों में चला जाता है। तो इस क्रिया में क्या होता है, जो आपके लवण एकत्रित हुए थे वो आपके निक्षालन द्वारा कहां चले जाएंगे भाई, नीचे की परतों में चले जाएंगे, निचली सतहों में चले जाएंगे। परंतु क्ले कणों पर अधिशोषित सोडियम ज्यों का त्यों वहीं बना रहता है। तो बाकी के धनायन तो चले गए, जैसे कैल्शियम चला गया, पोटेशियम चला गया, मैग्नीशियम चला गया, ये तो आपके निक्षालन द्वारा जल की मृदा की निचली परतों में आ गए। लेकिन जो सोडियम है वो बिल्कुल बिल्कुल क्या बोलते हैं, दृढ़ बन के वहीं चिपका बैठा है। ठीक है ना, बिल्कुल ठोस पड़ गया, वहीं चिपका बैठा है दृढ़ होके। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, देखो आगे क्या बोला है इन्होंने, ज्यों का त्यों वहीं बना रहता है और मृदा पूर्व की भांति क्षारीय बनी रहती है। तो यहां पर सोडियम अगर आपका ज्यों का त्यों बनाए तो जाहिर सी बात है मिट्टी आपकी ज्यों की त्यों क्षारीय बनी रहेगी। निक्षालन के कारण कोलॉइडी कणों पर सोडियम की अधिक मात्रा होने से कोलॉइड का विक्षेपण हो जाता है। विक्षेपण का मतलब फैलाव हो जाता है। ठीक है ना, तो सोडियम की अधिक मात्रा होने से कोलॉइड्स का क्या हो जाता है, विक्षेपण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मृदा में जल की प्रवेशिता मंद पड़ जाती है। मंद का मतलब जो जल धारण क्षमता है उसमें क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। कब, जब आपके सोडियम आयन आपके अधिक मात्रा में हो, मिट्टी क्षारीय बनेगी और जल धारण क्षमता में क्या आएगी, कमी आएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि निम्नीकरण क्या है। अभी आपने पढ़ा था ना निम्नीकरण, इसको देखो भाई, एक सेकंड टिक लगाता हूं आपके लिए, निम्नीकरण। ठीक है ना, देखना भाई, अब इसको देखना आगे क्या बोला है हमने, आधिक्य लवणों के न्यूनीकरण की क्रिया होने से, न्यूनीकरण का मतलब जो आपके लवण ज्यादा थे उनमें क्या आ जाए, कमी आ जाए। तो आधिक्य लवणों का जो न्यूनीकरण की क्रिया हो रही थी उससे क्या हुआ कि मिट्टी के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम सल्फेट है ये नहीं रहता, सारा निक्षालन द्वारा आपका निचली सतहों में पहुंच जाता है। तो अब कंडीशन ये हो गई कि सोडियम से प्रतिस्थापन के लिए कोई आयन ही नहीं बचा, मिट्टी में सोडियम से प्रतिस्थापन के लिए कोई आयन ही शेष नहीं रहता। देखो आगे इसी बात को बोला है, विलेय लवणों के पूर्ण रूप से लीचिंग द्वारा अलग हो जाने से एक ऐसी अवस्था आ जाती है जबकि मृदा कोलॉइड से विनिमय सोडियम को प्रतिस्थापित करने के लिए भस्म ही नहीं बचे रहते। यानी जो आपके जो सॉल्ट थे वो आपके निक्षालन द्वारा उनका क्या हो गया, निचली सतहों में उनका गमन हो गया। एक कंडीशन ऐसी आ गई कि सोडियम के प्रतिस्थापन के लिए कोई धनायन ही शेष नहीं बचता, कोई भस्म ही वहां पर जो भास्मिक आयन है, जो क्षारीय आयन है वो आपके शेष नहीं बचते। आगे देखो, आगे क्या बोला है कि इस स्थिति में विनिमय सोडियम जल विश्लेषित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है, जो सोडियम है वो OH- से रिएक्शन करके, पानी के OH- से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, NaOH का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है ना, जैसे आप कोई और आयन तो बचा नहीं इसके पास, ये अधिशोषित है आपका कोलॉइड के ऊपर, तो पानी के OH- से रिएक्शन करके ये क्या बना देता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, NaOH का फॉर्मेशन कर देता है। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला, और जो हाइड्रोजन निकलती है वह क्ले की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। ठीक है, इस बात को समझना, मैं आपको इस बात को रिएक्शन से समझाऊंगा भाई, ऐसी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये सोडियम आयन है। ठीक है, और यहां पर मैंने आपको ले लिए 2 सोडियम के आयन, 2 Na+ ले लिए। ठीक है, और इनकी रिएक्शन करवा दी किससे,
दो पानी के अणुओं से। किससे करवा दी भाई? दो पानी के अणुओं से कर दी। तो सीधी सीधी बात है, पानी के दो अणु हैं तो आपको पता है दो तो H+ आयन होंगे और दो क्या होंगे? OH- आयन होंगे। तो ये दो Na जो हैं वो दो OH- आयन को लेके क्या बना देते हैं? दो NaOH बना देते हैं, NaOH बना देते हैं। अब आपके पास क्या बचा भाई? दो H+ बचे। तो ये आपस में क्या करते हैं, जो Na+ बना होगा उसने इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे और उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ये क्या बना देते हैं? H2 गैस बना देते हैं। तो इसी वजह से देखो यहां पर क्या बोला है कि जो आपका Na+ आयन है वो क्या करता है? अभिक्रिया करके OH- से NaOH बना लेता है। इस प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज होती है? तो आपको पता चल रहा है इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त होती है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बात बोली है इन्होंने। और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वह क्ले की सतह पर अधिशोषित हो जाती है, और जो यहां से H+ आयन निकले, जो हाइड्रोजन गैस निकली, वो क्ले की सतह पर अधिशोषित हो गई। ठीक है, इस प्रकार पैदा हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड मृदा वायु की CO2 के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट्स में बदल जाता है। अब यहां पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका जो क्रिएट हुआ है वो मिट्टी की वायु और CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है भाई? सोडियम कार्बोनेट बना देता है। और इस रिएक्शन को इन्होंने नीचे दिखा रखा है। अपन इस रिएक्शन को 1 to 1 देखते हैं भाई। देखना पहले स्टेप में, देखना पहले स्टेप में देखो, क्ले है, क्ले के ऊपर कौन से आयन अधिशोषित है? सोडियम आयन है। ठीक है, देखो यहां पर सोडियम आयन अधिशोषित है। ये Na+ हो गया, मैं इसको लिख देता हूं Na+, ये Na+, ये Na+, और ये हो गया कैल्शियम 2+। कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज है। पानी आपको क्या देगा? OH- और H+। तो OH- को तो किसने पकड़ लिया भाई? पानी ने क्या दिया आपको? एक तो दिया आपको H+ और एक क्या दिया? OH-। ठीक है, तो OH- को तो एक सोडियम ने पकड़ लिया, Na+ ने तो ये तो क्या बना देगा? एक NaOH बना देगा। अब यहां पानी से कौन बच गया? H+ आयन बच गया। ये H+ आयन जाके इसके ऊपर क्या हो जाएगा? चिपक के बैठ जाएगा। तो देख लो यहां पर आप जब देखोगे प्रोडक्ट की साइड तो आपको साफ साफ पता चल रहा है, एक तो H+ आयन जो पानी से आके चिपक गया, और पानी ने जो OH- आयन दिया था उसको Na+ ने पकड़ के क्या बना दिया? NaOH बना दिया। ठीक है, अब ये जो NaOH बना है ये CO2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करके क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज हो जाता है। ठीक है, बैलेंस करके चेक कर सकते हो, मैंने बैलेंस करना आपको बता दिया है, आसानी से कर सकते हो। दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल हैं जो CO2 के साथ अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट्स बनाएंगे, साथ में आपका एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोला है इन्होंने कि अधिक लीचिंग के कारण, लीचिंग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? निक्षालन बोलते हैं। ठीक है, तो अधिक निक्षालन के कारण होता क्या है? सोडियम कार्बोनेट धीरे धीरे भूमि की निचली सतहों में चला जाता है, जबकि ठीक है, अब क्या है, जो आपका सोडियम आयन था वो तो आपका नहीं जा रहा था, लेकिन सोडियम ने क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ने CO2 से रिएक्शन करके क्या बनाया? सोडियम कार्बोनेट। तो अब ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है ये पानी में घुलनशील होने के कारण धीरे धीरे कहां चला जाता है? मिट्टी की निचली सतहों में चला जाता है, निक्षालन के द्वारा। समझ गए बात को? अब देखो आगे क्या बोला इन्होंने कि मृदा कॉलोइड्स पर सोडियम के स्थान पर H+ आयन आ जाते हैं। भाई जो हाइड्रोजन गैस निकली थी, या आपने देखा था जो पानी से जो H+ आयन थे वो आपके कहां अधिशोषित हो रहे थे भाई? क्ले के ऊपर अधिशोषित हो रहे थे, जिससे मृदा का कॉलोइड्स पर H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। अब सीधी सीधी बात है कि जब H+ आयन आ रहे हैं तो H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी, और आपको पता है कि अगर H+ आयन आएंगे तो मिट्टी कैसी होगी भाई? धीरे धीरे आपकी अम्लीयता की ओर बढ़ेगी। ठीक है ना, कहने का मतलब वहां pH के मान कैसे होंगे? कम होंगे। ठीक है, आगे क्या बोला इन्होंने? H+ आयन अधिक बढ़ जाते हैं, और H+ आयनों के बढ़ने से क्या होता है? मृदा का pH कम हो जाता है, मिट्टी के pH कम हो जाते हैं, और आगे क्या बोला है? अधिकांश रूप से इस प्रकार की मृदा का जो pH है वो 6 से कम पाया जाता है। तो यहां पर ये आपको बन गया क्या? क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी का जो pH है वो कहां होगा? 6 से कम होगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक 1 नंबर में सीधे सीधे आपको डेफिनेशन पूछ ले भाई कि रिग्रेडेशन क्या है। ठीक है, तो अगले टॉपिक को देखते हैं, रिग्रेडेशन। देखना भाई रिग्रेडेशन क्या है, इसको भी देखो। रिग्रेडेशन ऐसी मृदा जिसमें एक बार निम्नीकरण हो चुका है पुनः क्षार एकत्रित होने लगते हैं। ऐसी मिट्टी जिसका क्या हो चुका है? निम्नीकरण हो चुका है, उसमें पुनः एक बार क्या है? क्षार एकत्रित होते रहते हैं, और सोडियम लवणों की मात्रा बढ़ने लगती है। क्षार एकत्रित हुए और किसकी मात्रा बढ़ने लगी? सोडियम लवणों की मात्रा वहां पर बढ़ने लगती है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं भाई? रिग्रेडेशन कहते हैं। इस रिएक्शन को या इस क्रिया को क्या कहते हैं? रिग्रेडेशन कहते हैं। तो एक बार दोबारा से देख लो कि ऐसी मिट्टी जिसका एक बार निम्नीकरण हो चुका है
पुनः क्षार एकत्रित होने लगते हैं। यानी अभी हमने पढ़ा था निम्नीकरण में क्या हो रहा था, सोडियम आपका गायब हो रहा था, सोडियम की जगह H+ आयन आ रहे थे और H+ आयन आने से मिट्टी कैसी हो रही थी, अम्लीयता की तरफ बढ़ रही थी। ठीक है, तो ऐसी मिट्टी जिसका एक बार निम्नीकरण हो चुका है, उसमें अगर दोबारा से आपके क्षार एकत्रित होने लगे तो ऐसी कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, ऐसी कंडीशन को हम नाम देंगे रिग्रेडेशन। ठीक है ना, और सोडियम लवणों की मात्रा बढ़ने लगती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, रिग्रेडेशन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, मिट्टी का पीएच मान फिर बढ़ने लगता है और मिट्टी फिर से कैसी होने लगती है, क्षारीय होने लगती है। क्योंकि जो क्षारीय गुण को बढ़ाने में सबसे मेन रोल होता है वो किसका होता है, सोडियम आयन का होता है। समझ में आ गई बात भाई। तो सोडियम आयन फिर से एकत्रित होगा तो फिर से पीएच के मान बढ़ेंगे और पीएच के मान बढ़ेंगे तो मिट्टी फिर से किसकी ओर बढ़ने लगेगी भाई, क्षारीयकरण लवणीकरण की ओर बढ़ने लगेगी। तो आज के लेक्चर में हमने ये सारी बात की है। अगले लेक्चर में हम कहां से स्टार्ट करेंगे भाई, अगला जो हमारा लेक्चर होगा वहां पर हम हेडिंग स्टार्ट करेंगे लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण। ठीक है ना, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए, लाइन टू लाइन याद करते रहिए। जो भी चीज बता रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उसको हाईलाइट से हाईलाइट करोगे, हाईलाइटर आपके पास होगा, उसको बुक में आप हाईलाइट करोगे और उन चीजों को आप थोड़ा विशेष तौर पर याद रखोगे। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, अगली जो आपकी हेडिंग आएगी वहां से आरबीएससी क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है, इस बार भी पूछा था, इससे पिछली बार भी पूछा था। तो कल का जो लेक्चर है, इससे आने वाला जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।